कक्षा 4 में पढ़ने वाला एक बालक रोज की तरह स्कूल जाता तो जरूर था, लेकिन एक दिन वो स्कूल गया लेकिन वापस लौट करके नहीं आया। सबसे ज्यादा चिंता हुई उसके माँ को। उसकी माँ परेशान हो जाती है और अपने पति को बताती है, और उसके बाद उस बालक को हर जगह ढूंढा जाता है, तलाश लिया जाता है। आखिरकार जब माँ का मन नहीं मानता तो वो विद्यालय पहुँच जाते हैं, और विद्यालय जाने के बाद वो कहती है कि बस एक बार मुझे सीसीटीवी कैमरे दिखा दो, कि मैं अपने बालक को देखना चाहती हूँ कि वो आया है कि नहीं आया है। वो बालक आखिरी बार प्ले रूम में खेलता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद वो कहीं दिखाई नहीं दिया। तो माँ ने उसी प्ले रूम के अंदर जाने की जिद की, और उसकी स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है जैसे साइकिलिस्ट वो बीमार है, परेशान है। उसके बाद उसने कुर्सी, मेज, एक छोटी से छोटे डिब्बे को वो हटा करके देखने लगी, और देखने के बाद बार बार पूछती थी कि कहीं उसका बालक किसी भी तरकीब से मिल जाए। उसकी एक ही उम्मीद थी कि कहीं भी उसका बालक मिल जाए। अब जरा सोच कर देखिए, उसी कमरे के अंदर एक चटाई बिछी हुई है। उस चटाई के नीचे अगर कोई छुपने की कोशिश भी करेगा तो कहाँ तक छुपेगा। आखिरकार उस माँ को और कुछ नहीं सूझा, तो उसने उस चटाई को उठाया, और उठा करके जब अलग रखा तो उसके नीचे एक गटर का ढक्कन दिखाई देता है। बस माँ की एक उम्मीद थी, और वो उम्मीद शायद इस गटर के ढक्कन की तरफ थी। तो माँ ने कहा कि मुझे इस गटर के ढक्कन को खुलवाना है। अब चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, इस ढक्कन को खोल दीजिए। तमाम लोग इस बात को लेकर के मना कर रहे थे, लेकिन माँ जिद पर अड़ी हुई थी। आखिरकार वो ढक्कन खोल दिया गया, और जैसे ही ढक्कन खोला जाता है तो उस माँ का जो बेटा था, उसका जो लाल था, वो गटर के उस पानी में तैर रहा था। बस इतना था, और हंगामा खड़ा हो जाता है। न केवल उस विद्यालय में हंगामा खड़ा हो जाता है, बल्कि पूरे प्रदेश भर में इस बात को लेकर के चर्चा बन जाती है कि आखिरकार पुलिस प्रशासन ही नहीं, बल्कि जो भी ये सोच रहा था वो भी हैरत में पड़ जाता है कि वो बालक आखिरकार गटर के अंदर कैसे पहुंचा, उसे किसने पहुंचाया, और क्या उसकी हत्या हुई थी या जो भी कारण था। आज के इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश और समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार राज्य का एक शहर है पटना, और इसी का ही ये इलाका लगता है दीघा थाना क्षेत्र। दरअसल दीघा थाना क्षेत्र का एक पॉल्सुल रोड है। वहीं के रहने वाली एक महिला अपने पति, जो कि रोज की तरह एक स्टील फैक्ट्री में, जो कि नसीरगंज में लगती है, वहां पर काम करने जाती है। और वो महिला अपने पति, जिसका नाम शैलेश राय होता है, शैलेश राय से कहती है कि देखो 3 से ज़्यादा बज चुके हैं, लेकिन हमारा बेटा अभी तक नहीं आया है। बेटा यानी कि आयुष, जिसकी उम्र लगभग 4 साल के आसपास होती है, जो कि नर्सरी का छात्र होता है। जैसे ही ये बात उसका पति शैलेश राय सुनता है तो वो कहता है कि उसकी बहन जो चचेरी है प्रिया, उससे बातचीत कर लो। वो कहती है कि मैंने प्रिया से भी बातचीत कर ली, जो गाड़ी आती है उससे भी बातचीत कर ली। गाड़ी वाला कहता है कि आज वो बालक स्कूल में दिखाई नहीं दिया, तो मैं उसे कहाँ से लेकर के आता। जैसे ही शैलेश राय ने ये बात सुनी, शैलेश राय परेशान हो जाता है और अपने फैक्ट्री वालों से कहता है कि साहब, मेरा बेटा घर नहीं आया है, मुझे घर जाना है। सीधा वो दौड़ते हुए घर आता है, और घर आने के बाद अपने पति से पूछता है कि क्या बात है। तो वो पूरी कहानी बताती है। वो बताती है कि यह 16 मई 2024 की सुबह 7 बजे के आसपास, जब वो अपने बालों को बस तक छोड़ने के लिए जा रही थी, तब आयुष ने कहा कि माँ, आज तुम मुझे मत छोड़ने जाओ, आज मुझे दादी को छोड़ने दो। दादी मेरे बस तक मुझे छोड़ करके आएंगी। तो जैसे ही दादी ने उसे छोड़ने की बात कही, तो दादी ने उसको चीनी और भात खिलाया, और साथ ही जो दादा थे वो बोले कि मैं भी चल रहा हूँ। इस प्यारे से बच्चे आयुष को लेकर के दादी और दादा दोनों लेकर के चले जाते हैं, और बस तक उसको छोड़ करके आते हैं। बस में बैठ करके वो टाटा बाय बाय करके निकल जाता है। और इसके बाद जब वो लौट कर नहीं आता तो पति भी परेशान हो जाता है।
ये सीधा उसका पति जो शैलेश राय होता है वो स्कूल के प्रिंसिपल को फ़ोन करता है और कहता है कि मैडम, आज हमारा बच्चा स्कूल ज़रूर गया था लेकिन स्कूल से वापस लौट करके नहीं आया है, क्या बात है? क्या कोई दिक्कत या कोई परेशानी हुई है? तो जैसे ही प्रिंसिपल ने ये बात सुनी तो प्रिंसिपल ने कहा कि आज तुम्हारा बच्चा विद्यालय ही नहीं आया। जब ये बात कही जाती है तो वो पोस्ट इलाके में स्कूल होता है जो कि थाना देहात क्षेत्र का ही एक हथुआ कॉलोनी होती है। टीनी टोर एक स्कूल का नाम होता है, टीनी टोर एकेडमी, जो कि बहुत नामी विद्यालय होता है। जब उसके प्रिंसिपल ने साफ ही इनकार कर दिया कि हमारे यहाँ तो बच्चा आया ही नहीं आज आपका, और हम ये तो सूचना भी देने वाले थे। जैसे ही शैलेश सर ने ये कहानी सुनी उसके बाद वो दौड़ता हुआ सीधा उस बस वाले के पास जाता है जो बस वाला उसके बच्चे को लेकर के रोज जाता था विद्यालय। वहाँ जाकर कहता है कि तुमने मेरे बच्चे को कहाँ छोड़ा, जबकि मेरी माँ यानी कि उस बच्चे की दादा और दादी ने उसे गाड़ी में बिठाया है, उसके सामने टाटा बाय बाय भी किया था, लेकिन तुम उस बच्चे को कहाँ छोड़ कर के आए। फिर वो डर जाता है बहुत बुरी तरीके से बस वाला, और वो कहता है कि साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैंने आपके बच्चे को विद्यालय में ही छोड़ा है। आपको यकीन नहीं आता तो सीसीटीवी जाकर के चेक कर लीजिए। जब बात सीसीटीवी की आती है तो एक उम्मीद, एक भरोसे के साथ वो ये बात कहता है तो परिवार वालों को लगता है कि हाँ, ये जो कह रहा है इसकी बात सुन लेते हैं। शाम के लगभग 4-5 बजे का टाइम हो जाता है। इसके बाद परिवार के लोग यानी कि जो आयुष के पिता होते हैं शैलेश राय, उसकी माँ, उसके चाचा निषाद कुमार, उसके दादा दादी, आसपास के जो लोग थे वो भी अब बड़ी संख्या में इस स्कूल की तरफ जाते हैं और जाने के बाद पूछते हैं कि मैडम, जो हमारा बालक है वो विद्यालय आया है, ऐसा कंडक्टर और ड्राइवर दोनों दावा कर रहे हैं, लेकिन आप मना कर रहे हो। बस हमें सीसीटीवी कैमरे दिखा दीजिए। जब बात सीसीटीवी कैमरे दिखाने की आती है तो वो कहती हैं कि तुम्हें यकीन ही नहीं है, अब हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। मतलब कि तमाम तरीके के बहाने दिए जाते हैं, और जो बहाने दिए जाते हैं तो आखिरकार प्रिंसिपल साफ इनकार कर देती है। वो प्रिंसिपल कहती है कि संचालक से बात कर लो। प्रिंसिपल होती है वीणा झा, और उसका जो स्कूल का संचालक होता है वो धनराज झा होता है, यानी कि इसी प्रिंसिपल का बेटा ही होता है जो इस स्कूल का मालिक होता है। जब प्रिंसिपल साहब मना कर देती है, फिर धनराज झा के पास जाते हैं, वो भी मना कर देता है। परिवार वाले थोड़े से परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद सीधा पहुंच जाते हैं नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी कि बीघा पुलिस स्टेशन वो पहुंच जाते हैं, और ब्रिज किशोर सिंह के पास यानी कि एसएचओ के पास जाते हैं और कहते हैं कि साहब, हमारा बेटा रोज़मर्रा की तरह स्कूल जाता है लेकिन वो स्कूल से वापस लौट करके नहीं आता। स्कूल वाला है, जो बस वाला है, वो कहता है कि मैं स्कूल छोड़ करके आया हूँ, लेकिन स्कूल वाले मना कर रहे हैं। अब ये ब्रिज किशोर सिंह भी कहते हैं कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम अपने स्तर से भी कोशिश करो और हम भी कोशिश करते हैं। आखिरकार पुलिस और जो परिवार के लोग थे, आसपास के लोग थे, इन्होंने हर तरह से हर संभव कोशिश की। अब ब्रज किशोर सिंह जो है पहुंच जाते हैं उस विद्यालय में और जाकर के प्रिंसिपल से कहते हैं कि हम सीसीटीवी देखना चाहते हैं कि आखिरकार वो बच्चा आया है कि नहीं आया है, बस इतना दिखा दीजिए। जैसे ही सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाते हैं तो वो बच्चा विद्यालय आया था। अब एक उम्मीद जो है पुलिस और प्रशासन के साथ साथ इन परिवार वालों को भी बढ़ जाती है कि हाँ, विद्यालय में वो बच्चा तो आया था, लेकिन अब कहाँ है। बाकी कैमरे चेक किए जाते हैं, जिस कमरे में बैठकर वो पढ़ता था उस कमरे में भी चेक किया जाता है, तो बच्चा वही दिखाई देता है। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल का बयान था वो क्लैश हो जाता है, यानी कि जो उसने कहा था कि बच्चा आया ही नहीं है और हम आपको फ़ोन करने वाले थे, ये बात पुलिस को भी खटक जाती है और परिवार वालों को भी खटक जाती है। वो कहते हैं कि पूरी सीसीटीवी कैमरे चेक करके बताइए। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे देखे जाते हैं, आराम से बैठते हैं और रात भर देख रहे थे, और लगभग जब रात के 2:30 या 3 बजे के आसपास का वक्त था, 16 और 17 मई 2024 के रात की ये बात है, जब सीसीटीवी कैमरे देखते देखते पता चलता है कि 11:49 पर
और 11:12 तक 11 और 12 के बीच में वो बच्चा जो होता है वो सीसीटीवी की जो फुटेज थी वो डिलीट हो गई थी। इसके आगे की थी और इसके पीछे की भी थी। फिर ये कारण पूछा जाता है कि 10-11 मिनट की जो वीडियो है वो सीसीटीवी में क्यों गायब है। प्रिंसिपल से पूछा जाता है तो प्रिंसिपल और संचालक वाकई में इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। आखिरकार आखिरी बार उसको देखा जाता है प्ले रूम के अंदर। आज जो प्ले रूम के अंदर देखा जाता है तो माँ जिद करने लगती है कि मुझे प्ले रूम देखना है, हर हाल में देखना है, अब चाहे जो भी हो जाए। जब जिद की जाती है तो रात के 3 बजे के आसपास उस रूम का दरवाज़ा खुलवाया जाता है और माँ ने हर एक चीज़ को, क्योंकि प्ले रूम के अंदर जितने भी खेल खिलौने रखे हुए थे, डिब्बे रखे हुए थे, चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, माँ के जितनी निषाद हो सकती थी, माँ ने हर एक चीज़ को उल्टा पलटा। और जब वो यहाँ से निकलने वाले थे तो सब के सब ये कहने लगते हैं कि यहाँ बच्चा नहीं होगा, तुम खामखा अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। इस प्रिंसिपल से या बाकी स्टाफ से पूछो, वो बताएंगे। तभी माँ ने चलते चलते जमीन पर एक बिछी हुई चटाई थी, उसको जैसे ही खींचा तो पता चलता है कि उसी कमरे के अंदर एक गटर का ढक्कन भी लगा हुआ है। और माँ ने उस ढक्कन को जब तक उसे खुलवा नहीं लिया तब तक वो वहाँ पर चैन से नहीं बैठी। खोला तो पता चला कि उसके अंदर एक लाश पड़ी हुई थी, वो उसके बेटे की। यानी कि बेटे के गायब होने के 15 घंटे बाद आखिरकार उसकी लाश मिल जाती है। अब यहीं से एक सवाल उठ जाता है कि आखिरकार ये लाश इसके अंदर पहुंची कैसे। तब वो परिवार वालों ने और बाकी लोगों ने यहाँ पर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस वाले ने कहा कि इस बच्चे को पहले हॉस्पिटल लेकर के चलते, हो सकता है कि ये जिंदा हो। अब इसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं तो पता चलता है कि इसकी मौत लगभग 15 घंटे पहले हो चुकी है। अब पुलिस वाले अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। दिन निकल आता है और बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ पर जमघट लग जाता है। देखते ही देखते गुस्सा आ जाता है लोगों में, क्योंकि ये नामी स्कूल था। यहाँ पर बच्चों की सुरक्षा के लिए अच्छी खासी फीस भी दी जाती है और तमाम तरीके की सुविधाओं के नाम पर ये काफ़ी लूट खसोट भी करते हैं। तो परिवार वालों को गुस्सा आ जाता है। जितने लोगों ने, अभिभावकों ने सुना, उन्हें गुस्सा आ जाता है और महिलाओं ने उस विद्यालय में आग लगा दी। अब चाहे वो प्रिंसिपल का रूम हो, चाहे कमरे हो, जहाँ जहाँ भी देखो उस विद्यालय में जब आग लग जाती है तो यहाँ से जब लोगों की निशात नहीं बनती तो उसके बाद वो सीधा सड़क पर पहुँचते हैं और सड़क को पूरी तरीके से जाम कर देते हैं। अब कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर एक बहुत बड़ा दबाव बन चुका था कि आखिरकार वो बालक खेलता खेलता उस गटर के अंदर कैसे पहुंचा। इसी सवाल का जवाब सिर्फ एक जानता था, वो भी सिर्फ प्रिंसिपल वीणा झा। और जब पुलिस ने वीणा झा से सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश की तो उसने एक कहानी सुनाई। कुछ लोगों को इस कहानी पर यकीन हो जाता है, कुछ लोग अभी यकीन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब तक पुलिस की जांच कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक इस पर यकीन भी नहीं किया जा सकता। दरअसल वीणा झा कहती है कि बच्चा क्लास के अंदर खेल रहा था और खेलते खेलते वो स्लाइड से फिसल जाता है और फिसलते ही उसके सर में गहरी चोट लग जाती है। इसके बाद उसके सर से ब्लड बहने लगता है। वो बहुत ज़्यादा, बहुत तादाद में जख्मी हो जाता है। तो ये घबरा जाते हैं, यानी कि तुरंत संचालक यानी कि बुलाया जाता है। तो वहाँ पर जो शिक्षक मौजूद था, मनीष, वो मौके पर था। अब एक तरफ तो उसका जो ब्लड बह रहा था उसको समेटने की कोशिश कर रहे थे और एक तरफ डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बात किसी को पता चल जाएगी तो आखिरकार क्या करेंगे। वो उस बच्चे की हालत बेहोशी में थे। जब भी गटर का दरवाज़ा जो है उसको खोला, उसको हटाया जाता है। हटाने के बाद उस गटर के अंदर उस बालक को डाल दिया जाता है, जबकि वो बेहोशी की हालत में था, यानी कि वो मरा हुआ नहीं था। काश उस बालक को सही वक्त पर सही उपचार मिल जाता तो शायद वो कभी मरता नहीं। ऐसा तो प्रिंसिपल कहती है, लेकिन प्रिंसिपल का यही कहना है कि साहब हम बहुत डर गए थे और डर गए तो क्या तुम इस तरीके से करोगे। कुल मिलाकर जब उसके लाश को निकाला जाता है तो जाहिर सी बात है हंगामा खड़ा होता है और विद्यालय में आग लगा दी जाती है। साथ ही जो बाहर जाम लगा दिया जाता है और ये खबर
पूरे प्रदेश भर में फैल जाती है कि प्रिंसिपल ने उसके बेटे, जो कि स्कूल का संचालक होता है, साथ ही एक शिक्षक ने किस तरीके से इतनी बड़ी लापरवाही को अंजाम दिया है और एक बालक की एक तरफ से हत्या कर दी। अब जैसे ही मामला थाने में पहुंचता है, उसके बाद इस बालक के जो चाचा होते हैं, जिनका नाम निशांत होता है, वो कहते हैं कि साहब अभी कुछ दिन पहले ही हमें धमकी मिली थी। दरअसल हम बच्चे की जो फीस थी उस वक्त पर जमा नहीं कर पाए। 8,400 रुपये के आसपास की इनकी फीस होती है। जब हम जमा नहीं कर पाते हैं तो इन्होंने कहा था कि अंजाम भुगतना पड़ेगा। जब बात अंजाम की आती है तो हमें क्या पता था कि ये हमारे बालक की हत्या कर देंगे। उस व्यक्ति ने, निशांत ने, अपने भतीजे के हत्या के मामले में थाने में तहरीर दी और थाने में तहरीर देने के बाद वीणा झा, जो प्रिंसिपल होती है, जो संचालक उसके होते हैं झा, उनको भी, जो कि प्रिंसिपल का बेटा होता है, और मनीष जो शिक्षक होता है, इन तीनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 200, 120 की 202 और 34 के तहत इन पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है कि आखिरकार हत्या का मेन कारण क्या है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था। साथ ही इस बालक के सगी चचेरी बहन भी इसी विद्यालय में पढ़ती है। जब रिपोर्ट हो जाती है, हंगामा हो जाती है, तो प्रिया फिर चौंकाने वाली बात कहती है। प्रिया कहती है कि मैं उस वक्त वही थी जब उस बालक को इस तरीके से मारा जा रहा था, और जब ये मार रहे थे, गटर के अंदर डाल रहे थे, तब उसने अपनी आंखों से देखा जो उसका ब्लड बह रहा था। तो मैंने जाकर के कहा कि मैम मुझे, मेरे भैया को मुझे दे दो, लेकिन मैम ने उसे पूरी तरह धमकाया और कहा कि ये बात अगर इस विद्यालय से बाहर गई तो तुम्हें भी इसी तरीके से मारकर इस गटर के अंदर डाल दिया जाएगा। प्रिया कितना सच बोल रही है, कितना नहीं बोल रही है, ये पुलिस की जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से मादमे में मुकदमा दर्ज किया गया है और इस घटना का मामला पूरे प्रदेश भर में फैल चुका है और प्रिंसिपल के जिस तरीके की लापरवाही रही है, उसके संचालक की लापरवाही रही है। कहते हैं कि विद्यालय ही सबसे सुरक्षित स्थान होता है। माँ बाप का कहीं भी, कभी, किसी भी जगह पर पहुँच जाए, लेकिन अपने बालों को जब विद्यालय की दहलीज के अंदर जब बिठा देते हैं तो वो बिल्कुल बेफिक्र होते हैं कि उनका बालक अब वहाँ पर सुरक्षित होगा। अगर विद्यालय के अंदर भी बालक सुरक्षित नहीं है तो वो कहाँ सुरक्षित होगा। ज़रा सोच कर देखिए, आपका बच्चा विद्यालय जाता है तो ज़रा ध्यान से कि वो जाता है तो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या नहीं करता। और विद्यालय में शिक्षकों की इतनी जिम्मेदारी होती है। काश इस कहानी को शिक्षकों को ज़रूर सुनना चाहिए। दोस्तों, जाते जाते मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक